नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और क्लास में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बने रहिएगा लास्ट तक, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर दिया हुआ है कि ये न्यू बैच है। जी हाँ, 2024 के लिए ये मैंने न्यू बैच स्टार्ट किया है। इसमें आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाएगा जो आपके पेपर में आने की संभावना रहती है। तो आप सब पूरा वीडियो देखना और रोज़ाना क्लास अटेंड करते रहिएगा। और जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज़रूर से ज़रूर क्लास भी ज्वाइन करें, ठीक, क्योंकि वहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास मिलेगी। तो जो अभी पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक शेयर अवश्य किया करें। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं आज आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर करिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है, ठीक। तो जैसा कि आप सब बैकग्राउंड भी देख चुके होंगे इस चैनल पर जितने भी प्रश्न पढ़ाए जाते हैं, कई प्रश्न हूबहू आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो बीच में इसकी बिल्कुल मत करना, पूरा प्रश्न देखा करो, पूरा रिवीजन किया करो, पढ़ाई करते हो तो पूरा देखा करो, ठीक। अगर टाइम नहीं है तो वीडियो ऐसे भी आप देख सकते हो, कोई कार्य करते समय आप रख दो और आप ध्यान से उसे सुनो, तब भी आपको प्रॉफिट होता है, ठीक। 100% नहीं होता है, फिर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक। तो देखते रहिएगा लास्ट तक, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आप सब देख पा रहे हैं। प्रश्न है, जल्दी से लाइक करिए। प्रश्न है, गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जो गर्भ अवस्था होती है उस समय जो बच्चे का विकास होता है उसे प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में तो प्रश्न जान चुके होंगे। ओके, तो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, तो मानव विकास है। मानव विकास में सबसे प्रथम अवस्था आती है गर्भकालीन, और उसी गर्भकालीन में सबसे पहली अवस्था भ्रूणकाल होता है जिसमें जायगोट सेल डेवलप होता है। सबसे पहले जब गर्भ को धारण करती है एक गर्भवती महिला, ठीक, यमीन एक महिला जो गर्भ को धारण करती है तभी तो गर्भवती होती है ना। तो वो जो फर्स्ट वीक होता है वो आपका प्रथम स्टेज होती है बच्चे के विकास की, ठीक। तो आइए जानते हैं, आज हम फैक्टर जानेंगे, फैक्टर्स इफेक्टिंग पेरेंटल डेवलपमेंट, जो स्थिति होती है, इफेक्ट होते हैं, कारक होते हैं, इनके बारे में। ओके, तो शिशु के गर्भकालीन विकास की प्रक्रिया पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। कई ऐसे तत्व होते हैं जिनका प्रभाव पड़ता है, और आगे चलकर अगर यही तत्व गंभीर तरह से बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालते हैं तो क्या होता है, बच्चे का मानसिक विकास भी रुक जाता है, कई तरह से बच्चे बीमार भी हो सकते हैं, कई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एक गर्भवती महिला को जानना चाहिए कि जो गर्भ धारण कर रही है उस समय से लेकर के गर्भ के अंत तक, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय तक उसे विशेष ध्यान अपना रखना चाहिए, ठीक, प्रोटेक्शन के साथ। ओके, क्योंकि अगर वो महिला अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट करेगी तो बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगी, क्योंकि उसके गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, इसलिए उसे विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक। तो जैसे गर्भवती स्त्री का आहार, गर्भवती स्त्री का स्वास्थ्य, माता पिता की उम्र, माँ की संवेगात्मक अनुभूतियाँ आदि हैं, ठीक। तो माँ का आहार, सबसे पहले ये महत्वपूर्ण कारक होता है कि माँ का आहार, जैसे ही माँ का आहार जो होगा वैसे बच्चे का विकास होगा। ओके, तो गर्भाधान के 10 दिन बाद से ही गर्भस्थ शिशु अपने पोषण के लिए माँ पर आश्रित हो जाता है। जैसे ही 1 वीक कंप्लीट होता है,
जैसे ही 1 वीक कंप्लीट होता है, इसमें दिया गया है ना कि 10 दिन बाद, वो 1 वीक जब कंप्लीट होता है तो जो गर्भस्थ शिशु होता है वो माँ के आहार पर ही आश्रित हो जाता है। इसलिए माँ का आहार बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे के विकास के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए, ठीक। अतः गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि माँ का आहार संतुलित होना चाहिए, वह पौष्टिक हो और उसमें शरीर निर्माण जैसे प्रोटीन है, ऊर्जा उत्पादक है, कार्बोज है, वसा है तथा शरीर रक्षात्मक खनिज लवण तथा विटामिन। इसके उपरांत अगर आप शुगर ज़्यादा ले रहे हैं तो ये कम कर देना चाहिए, क्योंकि शुगर बहुत ही क्रिटिकल होता है एक गर्भवती स्त्री के लिए। अगर वो शुगर का अधिक प्रयोग करेगी तो इससे बच्चे के लिए बहुत खतरा भी होता है। तो याद रखना, ये जो प्रोटीन है, ऊर्जा उत्पादक कार्बोज है, वसा है और रक्षात्मक, मैंने बताया हुआ है, कई वीडियो ऐसे हैं जिसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से तत्व किस रूप से आपकी रक्षा करते हैं, ठीक। तो आप सब पढ़ लेना, ओके। खनिज लवण तथा विटामिन व पौष्टिक तत्वों का सम्मिश्रण गर्भवती स्त्री की शारीरिक मांग के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि एक गर्भवती स्त्री को जितनी आवश्यकता होती है उतनी आवश्यकता में ही उसे पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए, ठीक। यदि अगर वही अगर देखा जाए, जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको अगर जो कमी होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, इनके जो न्यूट्रिशन होते हैं इसी के अकॉर्डिंग होते हैं, तब आपको विटामिन की गोलियां, आयरन की गोलियां, ये सभी गोलियां दे दी जाती हैं और खाने के लिए बोल दिया जाता है। अगर आप खुद स्वयं से पौष्टिक भोजन ले रहे हैं पोषक तत्व युक्त, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक। पौष्टिक तत्वों के सम्मिश्रण गर्भवती स्त्री की शारीरिक मांग के अनुसार देना चाहिए। यदि गर्भकालीन अवस्था में मां को संतुलित व पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है तो क्या होता है, इसका दुष्प्रभाव गर्भस्थ शिशु की लंबाई, भार, शारीरिक शक्ति, अस्थि, दांत तथा आँखों आदि पर दिखाई पड़ता है। यही इफेक्ट होता है कि बच्चे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं और उनका जन्म होता है तो कहीं ना कहीं वो समस्याएं नज़र आने लगती हैं, ठीक। हैपनर ने कहा कि अपने अध्ययनों के बाद बताया कि यदि गर्भकालीन अवस्था में गर्भवती मां को संतुलित आहार नहीं दिया जाता, प्राप्त नहीं होता, तो शिशु में कई प्रकार के दोष होते हैं, विकृतियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे शारीरिक हुई, मानसिक दुर्बलता हुआ, शारीरिक मान लो हाथ पैर है, कहीं से अपंग हो गए, है ना, और शारीरिक असामान्यता, संवेगात्मक अस्थिरता तथा मिर्गी आदि। ये सभी जो मिर्गी है ना, आप बोलते हो ना ये जेनेटिक असर है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिर्गी भी हो जाती है माँ के पोषण की कमी की वजह से, ओके। ये सभी बच्चों के विकास में, जब बच्चा गर्भ में होता है तभी कहा जाता है ना माँ को जो भोजन दिया जा रहा है वो पौष्टिक होना चाहिए। इस समय तो भारत सरकार के द्वारा कई ऐसे योजनाएं लागू की गई हैं जिसमें गर्भवती महिलाओं को फ्री सेवाएं दी जा रही हैं, ठीक। तो आप सब बताना ये फ्री सेवाएं कौन कौन सी हैं। आप अभी MA फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जैसे ही आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे उसमें ECC है, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, पेपर फर्स्ट। तो उसमें बताया गया है कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं, ठीक। तो बताएंगे नेक्स्ट। अभी ये देखें, कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार गर्भकालीन अवस्था में यदि विटामिन B की कमी हो जाती है तो जो नवजात शिशु होता है उसमें प्रारंभिक वर्षों में बौद्धिक क्षमता कम रहती है। जब बच्चा जन्म लेता है उसकी बौद्धिक क्षमता, बुद्धि का विकास ये कम हो जाता है अगर गर्भवती महिला विटामिन B की कमी पाई जाती है, विटामिन B का सेवन नहीं करती है, ठीक। ऐसे में बच्चे विभिन्न क्रियाओं को देर से सीखते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, उनका जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो क्रियाकलाप होते हैं वो बहुत धीमी गति से सीखते हैं, ठीक। विटामिन A की कमी, कुछ लोग कहते हैं ना इनका बच्चा बहुत गादुर है वगैरह वगैरह, बोलते हैं ना कि वो बच्चा कुछ बच्चे बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अनएक्टिव होते हैं, वो जल्दी से नहीं सीख पाते। ऐसा क्यों होता है? जब उनकी माँ गर्भकालीन अवस्था में विटामिन B को नहीं लेती हैं तो ये ऐसी प्रक्रिया होती हैं, ठीक। अब आइए, विटामिन A की कमी से नवजात शिशु की आँखें तथा विटामिन D की कमी से अस्थि तथा दांतों से संबंधित विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जैसा कि बच्चों को देखा जाए तो विटामिन D की कमी से बच्चे का दांत पूर्ण रूप से स्वस्थ विकसित नहीं होता है। जबड़े होते हैं ना, बच्चे का तो दांत नहीं हुआ रहता है गर्भ में, लेकिन जब जो उसके जबड़े होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसके दांत निकलते हैं, ओके।
तो ये कमी हो जाती है अगर माँ गर्भकालीन समय में विटामिन डी का सेवन नहीं करती है। ठीक, अस्थियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। आँखें अगर विटामिन ए नहीं ले रही है माँ, तो आप बच्चे की आँखों में भी समस्या आ जाती है। ठीक, अगर देखा जाए तो लगभग बहुत सारा विकास जो होता है माँ के गर्भ में ही बच्चे का हो जाता है, इसलिए गर्भवती महिला को पूर्ण पौष्टिक आहार लेना चाहिए। ठीक, इसके अतिरिक्त समय से पहले शिशु का जन्म होना, गर्भपात आदि दुर्घटनाएं भी असंतुलित भोजन का ही दुष्परिणाम होता है। ठीक, अतः गर्भकालीन अवस्था में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए आवश्यक है कि गर्भवती महिला का भोजन संतुलित व पौष्टिक हो। ओके, नेक्स्ट आता है माँ का स्वास्थ्य। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माँ ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो बच्चा कहाँ से स्वस्थ रहेगा, है ना। तो माँ को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं, स्वस्थ शिशु के विकास के लिए माँ का स्वस्थ होना नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि गर्भवती महिला जो होती है, माँ की बीमारियों का गर्भ से शिशु के स्वास्थ्य विकास पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगर माँ के अंदर कोई बीमारी है माँ के शरीर में, तो वो बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट करेंगे। कुछ गंभीर संक्रामक बीमारियाँ जैसे सिफिलिस है, ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सिफिलिस है, गोनोरिया है, आज जैसे एड्स है, ये सब बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं और इसका इलाज 7 महीने के बाद अवश्य करवाना चाहिए। गर्भकालीन समय में 4 महीने या मुझे याद नहीं है, हम बताएंगे, कुछ ही समय पर इसका इलाज करवा लेना चाहिए, जिससे बच्चे के ऊपर इसका इफेक्ट ना पड़े। ठीक, आदि से यदि गर्भवती माँ पीड़ित हैं तो गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर इसके भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। इनसे क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है, गर्भपात भी हो सकता है, शिशु जन्म से अंधा बहरा हो सकता है, मानसिक रूप से अपंग हो सकता है। इसी प्रकार यदि गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के पहले या दूसरे माह में खसरा अगर खसरा निकल आए तो उसका दुष्परिणाम गर्भस्थ शिशु के हृदय व कानों पर हो सकता है। यदि गर्भकालीन अवस्था में माँ को मलेरिया हो जाता है तो उसके निदान हेतु अधिक मात्रा में कुनैन औषधियाँ माँ के लिए क्या होती हैं, बहुत शरीर में बहुत पहुँच जाए तो इसका दुष्परिणाम जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके कान के भीतर भाग पर पड़ता है, जिससे क्या होता है, शिशु के बहरे होने का भय होता है। अगर माँ को 2 महीने के अंदर माँ को मलेरिया बुखार हो जाता है तो इन सब से बहुत ही रक्षा करना रहता। माँ को गर्भकालीन अवस्था में जो गर्भवती महिला होती हैं 3 महीने तक बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए अपने आप के लिए। ठीक, बहरे हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य औषधियाँ जो गर्भकालीन अवस्था में बुखार, पाचन विकार, दर्द आदि के निवारण हेतु ली जाती हैं, वे सभी शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। दवाओं से शिशु को शारीरिक ही नहीं मानसिक क्षति भी पहुंचती है। बहुत सी बीमारियों में माँ को बच्चों, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक, तो इतना आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप एक लाइक कर ही सकते हो। ठीक, बहुत सी बीमारियों से माँ को एक्सरे की आवश्यकता पड़ती है। यदि गर्भस्थ पर एक्सरे की किरणें पड़ जाती है तो शिशु के शरीर पर क्या होता है, पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, जिससे शिशु के जन्म के बाद मानसिक विकृतियां आ जाती हैं। परंतु कुछ वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि उनके मतानुसार एक्सरे का गर्भस्थ शिशु पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। एक्सरे का कितना प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि गर्भावस्था के दौरान कौन सा महीना है तथा एक्सरे किरणें की तीव्रता कितनी है। गर्भावस्था की प्रारंभिक अवस्था में एक्सरे का प्रभाव अधिक पड़ता है, ठीक, और बाद में अवस्थाओं में कम पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट आता है मादक द्रव्य तथा तंबाकू। जैसे कि कुछ गर्भवती महिलाएं मान लो काफ़ी ऐसी लेडीज़ हैं जो ड्रिंक करती हैं, ये सब, और नशीले पदार्थों का सेवन करती है, ये सब गर्भवती महिला के लिए बहुत हानिकारक होता है। ठीक, मादक द्रव्य तथा तंबाकू शिशु स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यदि गर्भवती स्त्री गर्भकालीन अवस्था में तंबाकू या मादक पदार्थों का सेवन करती है तो इसका दुष्प्रभाव शिशु के हृदय तथा स्नायु संस्थान पर पड़ता है। जो स्त्रियां गर्भकालीन शराब सेवन करती हैं उससे क्या होता है, जो गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। इस प्रकार तंबाकू जिसमें कि तीव्र विषैला पदार्थ जो निकोटीन पाया जाता है,
क्या करता है कि शिशु की सामान्य रक्तचाप जो बीपी वगैरह होता है ना, उस तथा हृदय की धड़कन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है अधिक तंबाकू खाने और शराब पीने से गर्भपात भी हो सकता है। समय से पूर्व शिशु का जन्म भी हो सकता है। माता ही नहीं बल्कि पिता के शराबी होने का दुष्प्रभाव भी शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ता है, क्योंकि शराब पीने के कारण शराबी पिता के शुक्राणु जो होते हैं इतने अधिक कमज़ोर होते हैं कि वे गर्भधारण के समय ही वंशानुक्रम प्रक्रिया द्वारा बच्चे में शारीरिक व मानसिक दुर्बलताएं होती हैं स्थानांतरित कर देते हैं। इससे क्या होता है, अतः माता और पिता दोनों में यदि कोई भी शराब या तंबाकू तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करता है तो इससे शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक, माँ की संवेगात्मक अनुभूतियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है संवेगात्मक। ठीक, क्योंकि जो माँ होती है उसकी गर्भकालीन संवेगात्मक अनुभूतियाँ जैसे गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करती हैं। वैज्ञानिकों के मतानुसार कि गर्भवती माँ की कष्टदायक संवेगात्मक अनुभूतियाँ बच्चों के जन्म के बाद अस्थिरता, अति सक्रियता तथा बेचैनी के लक्षण उत्पन्न करती हैं। ठीक, ऐसे बच्चे अधिक रोते हैं और भली प्रकार सो नहीं पाते। इसके विपरीत जिन माताओं को गर्भकाल में सुखद अनुभूतियाँ होती हैं उनके बच्चे प्रसन्नचित्त, स्वस्थ तथा बहिर्मुखी होते हैं। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, आई होप नहीं समझे होंगे क्योंकि मैंने बहुत फास्ट बताया। चलिए नॉर्मल भाषा में, अगर माँ आप सब देखते हो ना, कहते हो ना कि अगर आप खुश रहेंगी तो बच्चा भी खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो वही कहा जा रहा है संवेगात्मक जो इमोशन होते हैं, इमोशन से जोड़ा जा रहा है कि अगर माँ की अनुभूतियाँ जो इमोशंस होंगे वो खुशनुमा होंगे, अगर माँ खुश रहेगी तो बच्चे भी प्रसन्नचित्त और स्वस्थ बहिर्मुखी पैदा होंगे। ठीक, जब बच्चे का जन्म होगा तो वैसा होगा। अगर वही माँ अति सक्रियता तथा बेचैनी के साथ रहेगी तो बच्चे भी अधिक रोते हैं और वो भली प्रकार से सो नहीं पाते और इससे क्या होता है, बच्चे के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, माता पिता की उम्र, जी हाँ, ये भी एक कारक होता है कि माता पिता की आयु शिशु के विकास को कुछ सीमा तक प्रभावित करते हैं। हालांकि के अनुसार संतानोत्पत्ति के लिए स्त्री की आयु कम से कम कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। और क्योंकि इस आयु में यौन अंगों में परिपक्वता आ जाती है जिससे उत्पन्न शिशु शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। अधिक उम्र में माँ बनने से भी बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। ठीक, ज़्यादा उम्र में जब माँ बनती हैं महिलाएं तो इससे क्या होता है, मानसिक विकास जो बच्चे का होता है और शारीरिक विकास होता है, इसमें क्या होता है, निगेटिव प्रभाव देखा जाता है। ठीक, टर्मन ने प्रतिभाशाली बालकों का अध्ययन करके कहा, यह निष्कर्ष निकाला कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी 30 वर्ष से कम आयु के पिता और 26 वर्ष से कम आयु वाली माँ के बच्चे होते हैं। अधिक आयु वाले माता पिता के बच्चों से बुद्धिमान थे। ठीक, क्योंकि जो अधिक आयु वाले माता पिता थे उनके बच्चे थे, उनसे जो कम आयु वाले 30 वर्ष से कम पिता की आयु और माता की आयु 26 वर्ष से कम होती है, तो इसमें बच्चे जो होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे पैदा होते हैं। ठीक, इसके स्टेकेल ने कहा, इन्होंने कहा, यह निष्कर्ष निकाला कि समान आयु के पति पत्नी से पैदा होने वाले बच्चे उन बच्चों से बुद्धिमान होते हैं जिनके माता पिता की आयु में अंतर होता है। शारीरिक रूप से भी समान आयु वाले माता पिता के बच्चे अधिक स्वस्थ होते हैं, क्योंकि जिन माता पिता की आयु में अंतर होता है उनमें किसी एक पक्ष के जीन्स कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उत्पन्न शिशु पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता है। जन्म का महीना, ये लास्ट है। जन्म का महीना जो होता है ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर समय होता है, क्योंकि हालाक ने कहा कि अपने अनेक प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर बताया गया कि जन्म का महीना जो होता है शिशु के बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है। बसंत और गर्मी में उत्पन्न बच्चों की बुद्धि जो होती है बुद्धिलब्धि के से जाड़े में उत्पन्न बच्चों की बुद्धिलब्धि से अधिक होती है।
किस महीने में? बसंत ऋतु और गर्मी में। अगर ये बच्चे जन्म लिए हैं तो इनकी बुद्धि लब्धि बहुत अधिक होगी, और अगर वो शरद ऋतु में जन्म लिए हैं तो उनकी बुद्धि लब्धि कमज़ोर होती है। ठीक, ऐसे बालकों की शैक्षणिक उपलब्धियाँ भी सर्दियों के महीनों में उत्पन्न बालकों की अपेक्षा अधिक अच्छी होती है, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, किंतु अधिकांश वैज्ञानिक इस मत से सहमत नहीं है। यही आपका आज का लास्ट प्रश्न था। मैंने एक ही प्रश्न रखा लेकिन 20 मिनट हो गए। ये बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक, तो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।